नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी स्टेप्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम एलएलबी प्रथम सेमेस्टर के एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर एक गहरी नज़र डालेंगे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं पेपर 4 यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की, जिसका हम एक तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक ऐतिहासिक कानून है, क्योंकि इसने 163 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 की जगह ली है। यह हमारी कानूनी व्यवस्था में एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। और हाँ, एक बात साफ कर दें, ये जो पूरा विश्लेषण है, ये खास तौर पर आपकी परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हमारा फोकस हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक अवधारणा को बिल्कुल साफ करना है। इसलिए मेरी सलाह है कि इस सत्र पर अपना पूरा ध्यान बनाए रखें। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक परिचय के साथ, फिर समझेंगे कि इसकी संरचना और दृष्टिकोण में क्या बदलाव आए हैं। इसके बाद हम मुख्य कानूनी बदलावों पर बात करेंगे, ऐतिहासिक फैसलों का क्या प्रभाव रहा है ये देखेंगे, और हाँ, परीक्षा के लिए कौन सी धाराएं सबसे जरूरी हैं वो भी जानेंगे, और अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो चलिए पहले और सबसे बुनियादी अंतर से शुरू करते हैं, इसकी संरचना और इसके दृष्टिकोण में आया बदलाव। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कानून का जो पूरा फोकस है वो सजा यानी पनिशमेंट से हटकर न्याय यानी जस्टिस की तरफ कैसे गया है। अगर आप दोनों संहिताओं को साथ रखकर देखें तो ढांचे में एक बड़ा फर्क साफ नजर आता है। जहां आईपीसी 1860 में कुल 511 धाराएं और 23 अध्याय थे और उसका नजरिया मुख्य रूप से दंडात्मक था, मतलब अपराध हुआ तो सजा दो। वहीं दूसरी तरफ बीएनएस 2023 में धाराओं को कम करके 358 और अध्यायों को 20 कर दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है सोच में, अप्रोच में। बीएनएस अब न्याय केंद्रित है, जिसका मतलब है कि पीड़ित को न्याय दिलाना प्राथमिकता है। ठीक है, अब हम उन बड़े कानूनी बदलावों पर ध्यान देंगे जो आज के दौर के अपराधों को परिभाषित करते हैं। और हाँ, परीक्षा के नजरिए से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं राजद्रोह की। आईपीसी की धारा 124A, जिसे सेडिशन कहते थे, उसकी व्याख्या काफी अस्पष्ट थी और अक्सर सरकार के खिलाफ असंतोष जताने पर भी इसका इस्तेमाल होता था। बीएनएस ने इसे धारा 152 के तहत देशद्रोह से बदल दिया है। अब ये उन कामों को दंडित करता है जो सीधे सीधे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं। और इसमें केदारनाथ सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए सिद्धांतों को भी कानून का हिस्सा बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, इसे समझिए। आईपीसी में आतंकवाद यानी टेररिज्म की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। इसके लिए हमेशा यूएपीए जैसे विशेष कानूनों का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन बीएनएस की धारा 113 में पहली बार हमारी सामान्य दंड संहिता के अंदर ही आतंकवाद के अपराध को साफ साफ परिभाषित किया गया है और उसे दंडनीय बनाया गया है। बीएनएस एक और गंभीर अपराध को सीधे तौर पर संबोधित करता है, मॉब लिंचिंग। धारा 103(2) के तहत इसे एक नया और विशिष्ट अपराध बनाया गया है। इसमें साफ है कि जब 5 या उससे ज्यादा लोगों का समूह नस्ल, जाति या समुदाय के आधार पर किसी की हत्या करता है तो उसे मॉब लिंचिंग माना जाएगा, और इसके लिए सजा भी बहुत कठोर है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। बीएनएस में सजा के तरीके में भी एक नयापन है। जहां आईपीसी 1860 में 5 तरह की सजाओं का जिक्र था, वहीं बीएनएस 2023 की धारा 4 में छठे प्रकार की सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस को भी जोड़ा गया है। इसका असल मकसद छोटे मोटे अपराधों के लिए एक सुधारात्मक उपाय देना है, ना कि सिर्फ जेल भेजना। अब हम ये देखेंगे कि कैसे बीएनएस ने सुप्रीम कोर्ट के बड़े और ऐतिहासिक फैसलों के सिद्धांतों को अपने कानून में शामिल किया है। ये दिखाता है कि कैसे कानून समाज के साथ साथ खुद को बदलता है और बेहतर बनता है। आपको नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का मामला तो याद ही होगा। आईपीसी की जो धारा 377 थी वो अप्राकृतिक अपराधों को एक क्राइम मानती थी, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया। बीएनएस ने इस फैसले का पूरा सम्मान करते हुए धारा 377 के प्रावधानों को पूरी तरह से हटा ही दिया है। ठीक इसी तरह जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को रद्द कर दिया था, जो व्यभिचार यानी अडल्ट्री से जुड़ी थी। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक और लैंगिक रूप से भेदभावपूर्ण माना था। बीएनएस में भी इस फैसले को ध्यान में रखते हुए व्यभिचार को अब कोई आपराधिक अपराध नहीं माना गया है।
अब हम उस सेक्शन पे आते हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरी सलाह है कि अगली स्लाइड पर आप पूरा ध्यान दें। ये तालिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाती है कि कैसे मुख्य अपराधों को पुराने कोड से नए कोड में जगह दी गई है। जैसे हत्या का अपराध, जो आईपीसी में धारा 302 के तहत आता था, वो अब बीएनएस में धारा 103 है। इसी तरह बलात्कार, चोरी और मानहानि जैसी दूसरी जरूरी धाराओं को भी यहाँ लिस्ट किया गया है। मैं सलाह दूंगा कि आप इस तालिका को अच्छी तरह से याद कर लें। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा का सार निकालते हैं और ये समझते हैं कि भारतीय न्याय संहिता असल में न्याय के लिए एक नई दिशा कैसे तय करती है। ये जो कथन आप देख रहे हैं, ये बीएनएस के सार को बहुत अच्छे से बताता है। बीएनएस 2023 सिर्फ धाराओं का फेरबदल नहीं है, ये भारतीय कानूनी व्यवस्था को औपनिवेशिक सोच से आज़ाद करने और न्याय को पीड़ित केंद्रित बनाने की कोशिश है। मतलब ये सिर्फ एक कानूनी नहीं बल्कि एक वैचारिक बदलाव भी है। तो संक्षेप में अगर कहें तो भारतीय न्याय संहिता न्याय पर फोकस करके, आज के दौर के अपराधों को परिभाषित करके और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांतों को कानून में शामिल करके हमारे क्रिमिनल लॉ को आधुनिक बनाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके। अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें। कानून का अध्ययन एक गंभीर और उतना ही पुरस्कारक क्षेत्र है। स्टडी स्टेप्स आपकी तैयारी में मदद करने के लिए हमेशा यहाँ है। और अंत में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या ये भारतीय न्याय की एक असली शुरुआत है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।